प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने 3 वीडियो देखे जो पार्ट फैस्ट से रिलेटेड हैं। उन 36 क्वेश्चन में वो कंप्लीट सार है जो पार्ट फैस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। उनमें अलग अलग ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उनका समूचा विश्लेषण करके समझाया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट फैस्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे और पार्ट सेकंड में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो भी इन्हीं बुक्स का समूचा विश्लेषण है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटी एनालिसिस के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो आप जानते हैं कि नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से भाग में। जैसा कि आपने पार्ट, आप यहाँ पे ऑप्शंस हैं, भाग फर्स्ट में आपने संघ तथा इसका राज्य क्षेत्र पढ़ा था। इसी प्रकार यहाँ पे जो भाग 2 है, ये भारतीय संविधान का जो भाग सेकंड है, ये नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का ही उल्लेख करता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है भाग 2। इसी प्रकार देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे भाग 5 है। तो भाग 5 है, ये केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। भाग 6 राज्य सरकार के बारे में प्रावधानों का उपबंध करता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही आंसर है वो भाग बी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विस्तार। यानी इनका आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। प्रत्येक भाग का आर्टिकल्स में विस्तार है। अलग अलग भाग को अलग अलग आर्टिकल्स में विस्तारित करके टोटल आर्टिकल 395 उल्लेखित है। यहाँ पे देखो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के और 4, 1 से लेकर के 4 तक जो आर्टिकल हैं वो भाग फर्स्ट का विस्तार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 5 से जो 11 है ये आपके भाग सेकंड का विस्तार है। और भाग सेकंड में आप जानते हैं कि नागरिकता है। तो यहाँ पे जो 5 से 11 वाला ऑप्शन है ये आपकी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 का विस्तार है जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 का विस्तार है जो नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है। यानी कि नागरिकता के प्रकार की बात की गई है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एकल नागरिकता को अपनाया है। किस प्रकार की नागरिकता अपनाई है? एकल नागरिकता। हालांकि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता भी है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है एकल नागरिकता। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है वो संवैधानिक स्रोत से भी पूछा जा सकता है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे देखो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान में उनको हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। यानी कि ब्रिटिश संविधान से नागरिकता ली गई है। तो यहाँ पे नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इससे नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि एकल नागरिकता कौन से क्रमांक के मौलिक कर्तव्य को पोषित करता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिक को अपने अलग अलग ड्यूटीज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता से यहाँ पे आशय है कि भारत की जो एकता अखंडता है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपका जो 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो एकल नागरिकता को पोषित करता है, क्योंकि 5वां जो मौलिक कर्तव्य है वो इस बात का उल्लेख करता है कि आपको धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित जो भेदभाव है उससे दूर रह करके भारत के सभी लोगों में समरसता तथा भाईचारे की भावना का विकास करना है। और इसी में यह भी व्यवस्थित है कि स्त्रियों के विरुद्ध जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनका त्याग करना है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को जो पोषित करने वाला
जो एकल नागरिकता को पोषित करने वाला मौलिक कर्तव्य है वो कौन से क्रमांक का है? 5 नंबर का है। इसके अलावा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता के आधार पर भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है, लेकिन अगर एकल नागरिकता के आधार पर पूछी जाती है तो वहाँ पे व्यवस्था कैसी बनती है? एकात्मक। क्योंकि यहाँ पे जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उनमें संशोधन करने की जो शक्ति है, उन पर कानून बनाने की शक्ति है, वो संसद के पास है। यानी कि यह केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता के आधार पर भारत की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति तथा नागरिकता की समाप्ति से संबंधित विधेयक किस बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है? ये तो आप जानते हैं कि नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विषय है उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास है। नागरिकता संसद ये नागरिकता से संबंधित विषयों पर, चाहे नागरिकता की प्राप्ति की बात करें चाहे उसकी समाप्ति की बात करें, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ पे जो नागरिकता है, जो संसद है, वो किस बहुमत से इस प्रकार के विधेयक को पारित करती है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, साधारण बहुमत, इसके अलावा सदन के उपस्थित व मतदान का 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से पारित। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो साधारण बहुमत है। तो साधारण बहुमत के आधार पर ही संसद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों पर कानून बनाती है या उसमें संशोधन करती है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से पारित। तो यहाँ पे आधे राज्यों के विधानमंडल से जो पारित है वो कैसा होता है? साधारण बहुमत होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नागरिकों प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकारों का सही युग्म कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो गैर नागरिकों को कुल 9 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और वो 9 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे 14 जो मौलिक आर्टिकल जो 14 है उसमें जो मौलिक अधिकार उल्लेखित है वो गैर नागरिकों को प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपको जो 20, 21, 23, 24 है ये भी प्राप्त होता है, 25, 26 भी प्राप्त होता है, 27, 28 भी प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 14, 20, 21, 23, 24। तो यहाँ पे गैर नागरिकों को कुल 9 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो 14, 20, 21, 23, 24, इसके अलावा 25, 26 और 27, 28। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्त होने के लिए वहां का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे स्थायी निवासी होना जो अनिवार्य है, संसद ने 1957 में सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के तहत यह तय किया था कि 4 राज्य ऐसे होंगे जिनमें यदि वहाँ की राज्य सरकार गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करती है तो वही अभ्यर्थी वहाँ पे नियुक्त हो सकता है जो वहाँ का स्थायी निवासी है। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से थे? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। हालांकि वर्तमान में यहाँ पे केवल एक ही राज्य ऐसा है जहाँ पे गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्त होने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होता है। तो वो आपका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल, त्रिपुरा, मणिपुर प्रारंभ में थे 1957 में, और 1974 में ये जो कानून बनाया गया था सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, उसके तहत इसको क्या है, निरस्त कर दिया गया था। तो अभी हाल ही में भारत का केवल एक ही राज्य है जहाँ पे गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्त होने के लिए वहाँ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, और वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, वैसे तो देखो नागरिकता में 1955 के बाद बहुत से संशोधन हो गए हैं, जैसे 1996 में संशोधन हुआ, उसके बाद 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ, और अभी हाल ही में 2019 में संशोधन हुआ। तो इस प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955 बना, उसके बाद भी
यहाँ पे कुल 6 संशोधन हो चुके हैं नागरिकता से प्रावधानों में। तो ये तो आप जानते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, और संसद को कौन से आर्टिकल से प्राप्त है? आर्टिकल 11 के तहत ये उसको शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा देखो अपन यहाँ पे क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति क्रमशः कितने आधार पर है? तो नागरिकता की जो प्राप्ति है वो आप कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, और नागरिकता की आपकी जो समाप्ति है वो कितने प्रकार से हो सकती है? तो दोस्तों नागरिकता की प्राप्ति है वो 5 प्रकार से हो सकती है, जबकि समाप्ति है वो 3 प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है बी, 5 व 3, 5 व 3, यानी 5 प्रकार ऐसे हैं जिसके आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और 3 आधार ऐसे हैं जिसके आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी नागरिकता की जो प्राप्ति के 5 प्रकार है, 5 आधार है, वो कौन कौन से हैं? जैसे आप जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आप वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आप पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप प्राकृतिक रूप से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या आपके क्षेत्र को जो पहले भारतीय क्षेत्र में नहीं था, यदि आपका क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में मिला दिया जाता है तो भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे जो नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं वो जन्म से, वंश क्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर और क्षेत्र समष्टि के आधार पर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आपकी नागरिकता की जो समाप्ति है वो 3 कौन से आधार हैं जिसके आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो वो 3 आधार हैं, या तो आपने स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया, या तो आपने स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग किया है, या फिर आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी गई है किसी कारणवश, या फिर आपको सरकार ने आपको नागरिकता प्राप्त करने से वंचित कर दिया। तो ये 3 कारण हैं जिसके आधार पर आपकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।